नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो कल के वीडियो में हमने अपभ्रंश भाषा को पढ़ा था। इससे जुड़ी हुई जितनी भी विशेषताएं थी, इसकी व्याकरणिक संरचना थी, ध्वनि संबंधी विशेषताएं थी, ये सारी कल हमने देखने की कोशिश की थी। फिर मैंने आपको बताया था कि आज हम दूसरी जो भाषा है, 6 भाषाएं हमारे सिलेबस में हैं: अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी, ब्रज, अवधी और खड़ी। इनमें से 3 भाषाओं को हम क्रमशः 3 दिन पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज जो पढ़ेंगे वो था, हम अवहट को पढ़ने की बात थी। ठीक है, तो आज डे 4 में हम अवहट भाषा को पढ़ेंगे। तो अवहट की वही जो विशेषताएं हमने अपभ्रंश में देखी थी, वही सारी विशेषताएं अवहट में देखेंगे। अवहट थोड़ी आसान हो जाती है। कारण ये है कि अगर आपने अपभ्रंश की जो प्रवृत्तियां हैं, जो विशेषताएं हैं, उसको समझ लिया है, तो यहाँ पर 1-2 विशेषताओं को छोड़कर बाकी उन्हीं विशेषताओं में तेजी देखने को मिलती है। तो कई बार अगर तुलनात्मक प्रश्न भी आता है तो आपको यही लिखना है कि ये विशेषता अपभ्रंश में शुरू हुई थी, लेकिन इसका तेजी देखने को मिलती है अवहट में। ठीक है, अभी हम देखेंगे तो आपको क्लैरिटी भी आ जाएगी। तो आज का वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा। उन्हीं चीज़ों को हमें रिवाइज करना है और तेजी देखने को मिलेगी, उसको देखना है। ठीक है, तो ये नोट्स में दिया हुआ है आपके अवहट। इसमें एक कोटेशन है विद्यापति जी का, कीर्तिलता का। ये बहुत थोड़ा मुश्किल कोटेशन है, लेकिन अवहट का अगर सवाल आए तो आप अगर इसको लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको बार बार इसको ना याद करने की कोशिश कीजिएगा, लिख लिख के याद करने की कोशिश कीजिएगा, तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो कल भी हमने बात की थी कि किसी भाषा की हम शुरुआत करते हैं तो उसकी 2-3 चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। एक तो उसका कालखंड, दूसरी उसकी महत्वपूर्ण रचनाएं, और तीसरे महत्वपूर्ण जो रचनाकार हैं। तो देखिए, अगर अवहट की बात करें तो 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक का इसका कालखंड माना गया है। साहित्यिक दृष्टिकोण से 14वीं शताब्दी तक भी इसकी रचनाएं देखने को मिलती हैं। प्रमुख रचनाएं देखें तो संदेश राजक, कीर्तिलता, प्राकृत पेंगलम, ये सारी रचनाएं इससे इसके बारे में पता लगता है। प्रमुख रचनाकार देखें तो विद्यापति हो गए, अब्दुल रहमान हो गए, ये इसके प्रमुख रचनाकार हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई जो आप सवालों की भूमिका में लिखेंगे। ठीक है, फिर कल की तरह देखिए भाषा संबंधी विशेषताएं। लास्ट में अगेन मैं जो MTR पॉइंट्स है वो एक चार्ट सा बनवा दूंगा आपको, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। भाषा संबंधी दृष्टिकोण, तो पहला मैंने आपको बताया स्वरूपगत विशेषताएं आएंगी, तो आप भाषागत विशेषताएं लिखोगे, व्याकरणिक विशेषताएं भी लिखोगे। तो ये स्वरूपगत या भाषा संबंधी विशेषताएं हैं। तो ध्वनि संरचना में सबसे पहले स्वर, तो सारे स्वर मिलेंगे जो अपभ्रंश में मिल रहे हैं, प्लस ऐ और औ जो हिंदी में अभी मौजूद हैं, वे स्वर भी अवहट में आ चुके हैं। वे स्वर भी क्या हुए हैं? आ चुके हैं। तो आज की हिंदी से देखें, आज की हिंदी से कंपेयर करें तो 2 ध्वनियाँ एक्स्ट्रा मिलती हैं, वो है ए और ये वाली जो ध्वनि है। ठीक है, बाकी सारी ध्वनियाँ वहाँ मौजूद हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था री का प्रयोग। री का प्रयोग वहाँ क्या हो रहा था? वहाँ री का प्रयोग में हो रहा था री, ए, ई, ए और ऊ, ए, ई, ऊ और ए में कन्वर्ट हो रही थी री। तो वही प्रवृत्ति जो है, वही प्रवृत्ति अपभ्रंश वाली प्रवृत्ति में क्या आ रही है? तेजी आ रही है। उदाहरण वही रहेंगे। ठीक है, फिर एक जो नई प्रवृत्ति देखने को मिलती है यहाँ पर, वो है क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण। ये समझ लीजिए, ये अवहट की विशेष विशेषता है और केवल अवहट में पाई गई थी, जो आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन शुरुआत इसकी होती है अवहट में। देखिए वहां पर क्या हुआ था, अपभ्रंश में क्या हुआ था, द्वितीयकरण की एक प्रवृत्ति देखने को मिल रही थी। ठीक है, वो क्या थी कि कर्म बन रहा था कम। कर्म, इसको थोड़ा मैं अच्छे से समझा देता हूँ, रेड से करते हैं ताकि आपको अलग से दिखे। कर्म जो था वो बन जा रहा था कम। ठीक है, द्वितीयकरण थी ये प्रवृत्ति। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण होगा। क्षतिपूर्ति मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये जो आधा में है, ये जो आधा में है ये वाला, इसकी क्षति होगी। इसकी क्या होगी? क्षति होगी। इसकी जब क्षति होगी तो उसकी पूर्ति होगी पिछला जो व्यंजन है, उसमें जो स्वर है उसके दीर्घीकरण के साथ में। तो पूर्ति हुई किसी, क्षति होगी, तो ये क्या बन गया? क और मैं।
ये तो क्षति हो गई। अब पूर्ति जब होगी तो दीर्घीकरण हो जाएगा इसका, तो ये बन जाएगा काम। ऐसे ही धर्म, धम, और ये बन जाएगा धाम। तो ये जो प्रवृत्ति है ये अपभ्रंश की प्रवृत्ति है, जो यहाँ पर अवहट की प्रवृत्ति है, जो क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण के नाम से जानी गई और यहाँ पर ही देखने को मिलती है और आगे बढ़ती चली जाएगी। और आज के टाइम में देखो तो कर्म क्या बन चुका है, काम बन चुका है, धर्म क्या बन चुका है, धाम बन चुका है। तो ये फर्क आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस प्रवृत्ति को आपको याद रखना है। क्लियर है सबको? क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण क्या है, शब्द से ही आपको क्लियर हो जाएगा। फिर व्यंजन माला देखेंगे तो वही व्यंजन माला है, प्लस अपभ्रंश वाली है, प्लस ड और ढ आपको यहाँ पर विकसित होते हुए नजर आएंगे। तो ये दो व्यंजन और विकसित हो गए हैं। फिर एक प्रवृत्ति हमें देखने को मिल रही थी, वो थी संयुक्त व्यंजनों का द्वितीयकरण। संयुक्त व्यंजनों का द्वितीयकरण, तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्रवृत्ति और बढ़ेगी और अकारण द्वितीयकरण देखने को मिलेगा। अकारण मतलब आवश्यकता नहीं भी होगी तो भी संयुक्त व्यंजनों का द्वितीयकरण यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कमान, हालांकि इसमें संयुक्त व्यंजन नहीं है, लेकिन अकारण इसीलिए बोले कि जहाँ पर संयुक्त व्यंजन नहीं भी हो, जो आवश्यकता नहीं भी थी, वहाँ भी द्वितीयकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कमान क्या बन गया, कमान क्या बन गया, कमान, दुकान, दुकान, ठीक है ना। तो ये अकारण द्वितीयकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलेगी। ठीक है। फिर एक विशेषता हमने वहां पर देखी थी, अल्प प्राण व महाप्राण व्यंजनों के संबंध में दो विशेषताएं अलग अलग देखी थी। अल्प प्राण में क्या हो रहा था, अल्प प्राण व्यंजन ए और य में कन्वर्ट हो रहे थे, ए और य में कन्वर्ट, तो वयन, वचन, वचन जो था वो वयन में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है ना। यही प्रवृत्ति क्या होगी, यहाँ पर बढ़ने लगेगी। तो वही उदाहरण रहेंगे, बस आपको क्या लिखना है, ये प्रवृत्ति बढ़ने लगी थी। और जब देखिए तुलनात्मक प्रश्न आएगा तो आप ऐसे लिखेंगे, अपभ्रंश में यह प्रवृत्ति शुरू हुई, अवहट में लिखेंगे यह प्रवृत्ति में तेजी देखने को मिली। लेकिन अगर केवल ही अवहट का सवाल आता है, अवहट की विशेषताएं आती हैं, तो आप कैसे लिखेंगे इस चीज को, अल्प प्राण व्यंजनों के ए और य में रूपांतरण की प्रवृत्ति अपभ्रंश से शुरू हुई थी, लेकिन अवहट तक आते आते इस प्रवृत्ति में तेजी से विस्तार देखने को मिलता है। ऐसे एक पूरा सेंटेंस आप लिखेंगे। क्लियर है सबको? तो ये वही विशेषताएं हैं, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, प्रवृत्ति बढ़ने लगी है। ठीक है। तो ये तो होगी इसकी ध्वनिगत विशेषताएं। ठीक है। अब बात करेंगे व्याकरणिक विशेषताओं के बारे में। ठीक है। तो व्याकरणिक विशेषताओं मैंने वही कहा था, संज्ञा, सर्वनाम, काल, कारक, वचन, लिंग, इन सब के बारे में हम व्याकरणिक विशेषताओं में बात करते हैं। तो संज्ञा और कारक व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो क्या हो रहा था, संज्ञा कारक की दृष्टि से जो संस्कृत की विभक्तिक जो रूप थे आपके, वो यहाँ पे निर्विभक्तिक हो रहे हैं, प्लस परसर्गों का विकास हो रहा है। ठीक है। परसर्ग मतलब आज की संबंध में देखो तो कारक चिन्हों का विकास हो रहा है। तो देखिए यहां पर भी यह सरलीकरण की प्रक्रिया और विकसित होती है और परसर्गों का और विकास देखने को मिलता है। देखिए वहां पर संबंध कारक का का परसर्ग आज भी मौजूद है और इसका विकास किसमें हुआ था, अपभ्रंश में हुआ था। यहां पर क्या हो रहा है, कर्ता का ने परसर्ग, अपादान का से परसर्ग, संबंध का काके की तीनों आ गए हैं और करण का से परसर्ग। इन परसर्गों का विकास अवहट में ही हुआ है। तो ये आपका एमटीआर पॉइंट है। जो चीजें केवल अवहट में ही हुई हैं उनको तो आपको याद रख लेना है। ठीक है। तो कर्ता का ने, अपादान का से, संबंध का काके की और करण का से, इन परसर्गों का विकास किसमें हुआ है, अवहट में हुआ है। ठीक है। फिर आपने देखा था कि अपभ्रंश में निर्विभक्तिक जो रूप बने थे उनमें से ही प्रत्यय लगा के ही काफी सारे परसर्गों का काम ले लिया जाने लगा था। तो यहाँ पर अब ही जो प्रत्यय है, यहाँ पर ही प्रत्यय कन्वर्ट हो गया ही में, मतलब बिंदी हट गई है इसकी। पहले जल ही था, अब क्या बन गया है, जल ही बन गया है। तो इस जो रूप है, इस परसर्ग का ही के रूप में प्रयोग होने लग गया है। ठीक है। फिर अगली एक विशेषता आ रही है और ये वाली जो विशेषता है ना, ही,
इस भाषा वैज्ञानिकों ने इसे अवहट की सबसे बड़ी विशेषता माना है। इसको अवहट की सबसे बड़ी विशेषता माना है। ठीक है, फिर क्या है, प्रतिपादिक स्वरांत हो गए या अकारांत होने लगे। मतलब इसको समझते हैं, स्वरांत और अकारांत। स्वरांत तो मतलब स्वर से अंत होने वाले, और स्वर में भी कौन सा, ए स्वर से अंत होने वाले, उसको अकारांत बोलेंगे। ठीक है, अब प्रतिपादिक क्या होते हैं? प्रतिपादिक वे संज्ञा या विशेषण शब्द, मूल शब्द होते हैं जिनसे अन्य शब्दों का विकास होता है। तो मूल शब्द जो हैं वो क्या हो रहे हैं? अकारांत हो रहे हैं। उनका अंत किससे होगा? ए स्वर से होगा। इससे क्या होगा? रूप संरचना क्या हो रही है? शब्दों की अब सरल होती जा रही है। ठीक है, फिर निर्विभक्तिक और लुप्त विभक्तिक प्रयोगों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे काल संरचना भी। तो याद कीजिए, वहां पर वर्तमान काल और भूतकाल क्या संस्कृत प्रयोग ही चल रहे थे, संस्कृत की परंपरा ही चल रही थी वहां पर। यहां पर तीनों के अलग अलग रूप हो गए हैं। भविष्यत काल के लिए वहां पे सैरूप, हैरूप और बाद की परवर्ती अपभ्रंश में बैरूप देखने को मिला था। यहाँ पर क्या हो गया है? वर्तमान काल के लिए तैरूप, भूतकाल के लिए लयरूप और भविष्यत काल के लिए बैरूप। तलब याद रख लो, तलब 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 देखने को मिलता है वर्तमान में तय, भूतकाल में ल और भविष्यत काल में बैरूप। ठीक है, तो ये इसमें काल की दृष्टि से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। फिर विशेषण के तरफ से देखें तो वहां पे कुछ संख्यावाची विशेषण बने थे, 13, 30 ऐसे जो विशेषण है वो उसी दौरान विकसित हुए थे। यहाँ पर और भी विशेषण विकसित होते हैं, संख्यावाची विशेषण, जैसे 7, 10, 20, 28, ये अवहट में विकसित हुए हैं। ठीक है, फिर सर्वनाम पर हमने देखा था तुम्हें सर्वनाम वहां पर विकसित हुआ था। यहाँ पर मैं, तुम और वह, ये तीनों सर्वनाम यहाँ पर विकसित हो रहे हैं। फिर एक और विशेषता है, डॉक्टर तगारे ने कर्ता की ए विभक्ति को अवहट की प्रमुख विशेषता माना है। मतलब कर्ता के साथ में ए विभक्ति लगेगी, उसे क्या माना है? अवहट की प्रमुख विशेषता माना है। कर्ता के साथ कोई भी कर्ता होगा तो जैसे राम के साथ ए जुड़ जाएगा तो रामे, है ना। ये जो है, इस विशेषता को डॉक्टर तगारे ने एक महत्वपूर्ण विशेषता माना है। तो ये अवहट की विशेषताएं हो गई आपकी, ये आपकी अवहट की विशेषताएं हो गई। अब आप क्या करेंगे? एक चार्ट बनाएंगे, हम एक चार्ट बनाएंगे जिसमें महत्वपूर्ण शब्दों को याद रखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, बनाते हैं चार्ट। फिर एक निष्कर्ष भी बताऊंगा कि अगर प्रश्न आता है तो आप निष्कर्ष में क्या लिखेंगे। पहला, शॉर्ट पॉइंट्स लिख देते हैं। पहला पॉइंट हो गया 9वीं से 11वीं शताब्दी और साहित्य की दृष्टि से 14वीं शताब्दी। फिर प्रमुख रचनाकार और प्रमुख रचनाएं। तो रचनाकार कौन हो गया? अब्दुल रहमान, और रचनाकार हो गए आपके विद्यापति। रचनाएं हो गई आपकी कीर्तिलता, प्राकृत, पेंगलम, संदेश रासक। देखिए, मैं अगर याद कर सकता हूँ इतनी देर में तो आप भी याद कर सकते हैं। फिर आपका आएगा क्या? विशेषताएं। तो स्वरूपगत या भाषाई। इसमें पहला आएगा आपका ध्वनि। ध्वनि में आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं? स्वर, व्यंजन कौन कौन से हैं? यहाँ पर आई और औ आ चुका है, प्लस अपभ्रंश वाले हैं। ठीक है, व्यंजन में ड और ढ आ चुका है। फिर तीसरा री का प्रयोग। चौथा प्रतिपादिक शब्द स्वरांत, और स्वरांत में भी अकरांत। ठीक है, फिर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता याद कीजिए, क्षति, पूर्ति, दीर्घीकरण। फिर अकारण द्वित्वीकरण। ठीक है,
और फिर सातवीं अल्प प्राण प्लस महाप्राण। अल्प प्राण क्या था, ए और य में, और महाप्राण क्या था, ह में। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है। अब ये 7 पॉइंट अगर ध्वनि व्यवस्था के आपको पता है तो कैसे प्रश्न आ जाए। हालांकि 4-5 से ज़्यादा नहीं लिखने होते, लेकिन इतने अगर आपने याद कर लिए तो आराम से आप लिख सकते हो। ठीक है ना। फिर व्याकरणिक विशेषताओं में देख लो, व्याकरणिक विशेषताएं। व्याकरणिक विशेषताओं में पहला संज्ञा प्लस कारक। तो परसर्गों का विकास, परसर्गों का विकास। विशेषता कौन कौन से बताओगे आप, बताया मैंने, कर्ता, करण, संप्रदान और संबंध। ठीक है ना, यही थे ना। कर्ता, अपादान, सॉरी अपादान, अपादान। ठीक है, फिर सर्वनाम, तो मैं, तुम और वह, मैं, तुम और वह, ये सर्वनाम आ गए। फिर तीसरा काल, तो तलब रूप मैंने आपको बता दिया, ये हो गया वर्तमान, ये हो गया भूत और ये हो गया भविष्य। ठीक है, फिर संख्यावाची विशेषण, तो 7, 13, 20 ये यहाँ पर विकसित हुए हैं। ठीक है, 1-2 पॉइंट और देख लो, 1-2 पॉइंट याद कीजिए। ठीक है, फिर हाँ, ही प्रत्यय, ही प्रत्यय। और एक आपको डॉक्टर तगारे याद कर लो, क्या था, कर्ता का ए विभक्तिक रूप। बस ये एक चार्ट है जिससे आप पूरा रिवीजन कर सकते हो, किसका, अवहट का। ठीक है, तो ऐसे मैं कहूँगा लिख लिख के याद करेंगे भाषा खंड में तो चीज़ें आपको जल्दी याद होंगी। क्लियर है। तो ऐसे आप ही के सामने चीज़ें हमने पढ़ी, उसको शॉर्ट नोट में नोट भी कर लिया, और अब बार बार इसका आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। और जब इसको खोलने का मतलब ये है कि तो पॉइंट्स हैं, जब आप एग्जाम में या प्रश्न के रूप में लिखोगे तो पूरा सेंटेंस लिखोगे, यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है, इसके उदाहरण ये हैं, इस टाइप से फिर आपका 2 पेज में पूरा आंसर या 3 पेज में पूरा आंसर बन जाता है। तो ये अवहट की विशेषताएं थी। पुरानी हिंदी में यही विशेषताएं और तेजी से देखने को मिलेंगी, कुछ विशेषताओं का लोप होगा और कुछ विशेषता वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये चीज़ें हमें ध्यान हो गई हैं। तो आज इन चीज़ों का रिवीजन करेंगे और आज का प्रश्न लिखने का अभ्यास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।